अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आम इंतखाबात से पहले खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी हिद्दत आ गई है और गवर्नर के मामले पर अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने तुंदो तेज़ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान का ये कहना है कि गवर्नर हाजी गुलाम अली की हिमायत करना उनकी बड़ी गलती थी। गवर्नर KP जमीयत उलमा इस्लाम के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हलवा नहीं है जो हर कोई खाता फिरे। एमल वली के बयान पर JUI के सूबाई तर्जुमान अब्दुल जलील जान का ये कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद एमल वली खान के सर पर अब आम इंतखाबात की शिकस्त का खौफ सवार है। पीपल्स पार्टी की तरह अवामी नेशनल पार्टी भी PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये दोनों जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और अब मौके की मुनासबत से हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह क्या है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन दाएं और बाएं बाजू की जमातों के दरमियान होगा, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निगत औरकज़ई साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। निगत साहिबा, गवर्नर के मामले पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ANP कर रही है, क्या पीपल्स पार्टी भी वो तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करती है? देखिए जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं करना कारकुन हूँ और 4 दफ़ा मैं 4 टेन्योर में मैं MPA रह चुकी हूँ। मैं मौलाना साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन मौलाना साहब को दरअसल गुलाम अली साहब का शायद इतना पता नहीं है जितना कहे अब KP के बच्चे को पता चल गया है। क्योंकि गवर्नर का ओहदा जो होता है वो एक आईनी ओहदा होता है और आईनी ओहदे का तकाजा ये होता है कि वो सिर्फ अपने क्योंकि गवर्नर के अंडर जो है वो जामियात आती हैं, वहाँ के VC आते हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नर हाउस जो है और जो ताकत का जो सियासत का मंबा होता है वो चीफ मिनिस्टर हाउस होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, वन वे ट्रैफिक जारी है गवर्नर हाउस से। अच्छा। गवर्नर हाउस में सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर, ADPs और DC कमिश्नर, इन सब की तब्दीलियां जो है और वहां से हो रही हैं। और दूसरों की दरअसल एमल वली खान साहब की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत भी करती हूँ और जो लैंग्वेज जो उनके तर्जुमान ने उनके लिए इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है कि ये एक महज़ब माशरे में एक ही जगह पे रहते हुए हमारी रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मौलाना साहब की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, आल दो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है और ना ही जैसे कि आपने बताया और ना ही NP PDM का हिस्सा है। लेकिन गवर्नमेंट में हम लोग उनके हम लोग एक बात मेरे इल्म में आई थी कि कुछ उंगलियां उठ रही हैं करप्शन के हवाले से भी। बिल्कुल जी, करप्शन तो यहाँ पे करप्शन की मंडी खुली हुई है। गवर्नर हाउस जो है वो करप्शन की मंडी बन चुका है। यहाँ पे ये मेरा नहीं बल्कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक क्लिप भिजवा दूंगी जिसमें के दो सहाफ़ी हजरात हैं और वो 2 सहाफ़ी हजरात जो हैं तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि 1.5 अरब रुपए का जो एक कैंसर के मरीजों के लिए जो कि CM के पास क्योंकि सेहत है और उन्होंने फिर आगे वो सेहत का शोबा क्योंकि जाहिर है कि उनके पास बहुत ज्यादा महकमे हैं तो उन्होंने सेहत के शोबे के लिए एक डॉक्टर जमील साहब को हायर किया था। मतलब हायर नहीं किया था बल्कि उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया था हेल्थ के लिए ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। तो जब 1.5 अरब रुपए की करप्शन की उसकी बात आई कैंसर के मरीजों के लिए तो उसमें 30 करोड़ रुपए जो है यानी 30 करोड़ रुपए जो किक बैक वो गवर्नर ने उनसे मांगा और ये मुबैयना तौर पे नहीं थी, ये बाकायदा मैं अच्छा, अच्छा ये बताइएगा निगत साहिबा, ये अब चूंकि इल्ज़ाम एक काफ़ी सेंसिटिव नोयत का है इसलिए मुबैना तौर पे मेरा ख्याल लफ्ज़ इस्तेमाल करें। दूसरी एक बात बताइएगा कि आप ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा हैं हर जगह पे, तो वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान भी कुछ सुना है कि वहाँ पर भी चपकलश जारी है? देखिए जी, जब तमाम मिनिस्टर्स और तमाम सेक्रेटरीज जब गवर्नर को अप्रोच गवर्नर के मतलब गवर्नर हाउस में बैठेंगे और CM जो है CM चूंकि शरीफ आदमी है, चूंकि एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत मुद्दत पहले वो एक मतलब चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं तो उनको ज़ाहिर है हर चीज़ का अंदाज़ा है। तो मैं समझती हूँ कि उनके दरमियान भी चपकलश है। और इसके अलावा जो अभी मुझे खबर मिली है, अभी इसको भी मैं मुबैना तौर पे कह सकती हूँ बकौल आपके चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर के खिलाफ भी जो तनाज़ात हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी भी नाला। अच्छा निगत साहब, ये भी फरमाइएगा कि अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आप क्या समझती हैं अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ स्टैंड करेगी?
देखिए जी, अगर आप मुझसे सच्ची बात सुने तो उनका जो क्योंकि मैं एक फील्ड वर्कर हूँ जी, मैं कोई मतलब एज सच मेरे पास मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए फील्ड में काम भी करती हूँ। मैं पॉपुलेशन की चूंकि चेयरपर्सन भी रही हूँ, तो मुझे यहाँ के हालात का मारूजी जो आप कह सकते हैं कि मारूजी हालात का पता है। यहाँ पे एक वोट बैंक जो कि हम लोग, ये जो हमारी पार्टियां हैं, जो कि पीडीएम की जो पीडीएम का इस वक्त कोलिजन जो उधर बैठा हुआ है, अगर ये लोग यहाँ के हालात को अगर ये संभाल ना सके तो यहाँ पे एक खामोश वोट जो है वो पीटीआई का, लेकिन अच्छा। हमें किसी जगह से भी इनकार नहीं करना चाहिए। हमें निगत साहिबा, आपने ये जो गवर्नर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपकी या जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आपने अपनी पार्टी में डिस्कस किए, जरदारी साहब तक पहुंचाए या अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक? मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है तो वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चौथा सतून है, और जब मीडिया पे मैं खुल के सामने आके बोल रही हूँ और मैं खुल के मैं ट्वीट कर रही हूँ, ट्विटर पे मैं फाल हूँ, मतलब फेसबुक पे मैं फाल हूँ, तो जाहिर है कि ये चीज़ जो है तो बिल्कुल हमारे उनकी नॉलेज में भी है और उनकी रिजर्वेशंस भी इन पे ज़रूर होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर के लिए जो है तो गवर्नर हाउस बंद है। उसकी मिसाल मैं आपको ये दे रही हूँ कि गवर्नर साहब में अगर इतनी हिम्मत है तो वो आके सामने बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो फंड जो पीटीआई छोड़ के गई थी उनके मेंबरान को आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा मतलब फंड मिला था, क्योंकि मैंने अपोजिशन डट के की है, अपनी पार्टी के लिए की है, अपने अवाम के लिए की है, और उनकी जो उनके साथ इख्तिलाफात मेरे फंड्स यानी जो मर्ज एरिया के फंड्स थे उनमें भी थे, करप्शन पे भी थे, तो मैंने डट के अपोजिशन की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निगत औरकज़ई साहिबा, आप प्रोग्राम में मौजूद हैं। हबीब साहब, जिस तरह से निगत औरकज़ई साहिबा खुल के बात करी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त के इत्तेहादी जमातों का भी आपस में इख्तलाफ हो रहा है और पीडीएम की जमातों के दरमियान भी इख्तलाफ हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? गवर्नर साहब एक्चुअली एक ऐसे मुबैना तौर पर एक ऐसे नेटवर्क के टॉप पे बैठे हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और वो सवालात सिर्फ सियासी जमातें नहीं उठा रही, बल्कि मैं आपको अर्ज करूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि बाज़ लोगों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र खैबर पख्तूनख्वा में की गई मुबैना तौर पर उसमें भी कुछ लेन देन हुआ। अच्छा। और हत्ता के बात यहाँ तक पहुँची कि हमारे पाकिस्तान की मतलब विफाकी एक महकमे की तरफ से गवर्नर साहब को कहा गया कि गवर्नर साहब, मतलब मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि गवर्नर साहब को कहा गया, गवर्नर साहब ऐसा करें कि एक बाहर रेट लिस्ट ना लगा दी जाए। अच्छा। अब मैं बस इस फिक्रे की डेप्थ में नहीं जाना चाहता। हाँ। तो कि यहाँ तक भी कहा गया, इसीलिए अमल वली खान साहब कह रहे हैं कि वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। एक वक्त ऐसा था, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में मतलब जो कुछ हो रहा है या जो कुछ इत्तलात आ रही है, कम अज कम जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्हें अब नोटिस लेना चाहिए कि उनकी जो पार्टी है जो इस बात का दावा कर रही थी चंद दिन पहले तक कि जनाब हम तो बिल्कुल खत्म कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत हमारे पास आ जाएगी, अब जो वहां पे सूरत हाल है, बच्चे को पता है कि कौन सा काम करवाना होता है तो उसके पैसे कहाँ और किसको देने होते हैं। और मैं आपको अर्ज करूं कि जो पैसे की ट्रेल है वो खाली पेशावर तक महदूद नहीं रहती। अच्छा। मैं अब क्या अर्ज करूं कि कुछ लोग तो ऐसे बदगुमान और बदखा हैं जो बाकायदा पैसे के आमदो रफ्त के जो निशानात हैं वो पेशावर से लेके जनूबी खैबर पख्तूनख्वा तक लेके आते हैं। अच्छा, ये आप बहुत दूर की बातें कर रहे हैं हबीब साहब। खैबर में क्या हो रहा है ये तो हमने अपने नाज़रीन को बताया। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, बड़ी हलचल इस वक्त जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए 13 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया और इससे कबल अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद एडवोकेट और PP के गुलाम शहजाद आगा ने असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा भी दिया। और अब ये भी खबर है कि वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, जहां उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में तहरीक इंसाफ के हाजी गुलबर खान ग्रुप और राजा आज़म खान ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। क्या सूरत हाल है, इसी बारे में मजीद बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे नुमाइंदे बशारत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बशारत, सबसे पहले तो ये बताएं कि कमर ज़मान कायरा साहब ने
जिन लोगों से मुलाकातें की हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिला वहाँ से? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक जो कमरुज़्ज़मान कायरा हैं वो गवर्नर हाउस गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा। सुबह से लेके अब तक मुस्लिम लीग नून, JUI और PTI के मुनहरिफ अराकीन और जो फॉरवर्ड ब्लॉक हैं उनके साथ अलग अलग मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब तक कोई जो खातिर खास सिचुएशन है वो सामने नहीं आई है, कोई फैसला नहीं हो सका है। और दूसरी जानिब पे जो PPP की क़यादत है वो इस मामले में ऑन बोर्ड है, उनको साथ लेके जो वो है कार्रवाई जो है वो जारी है। लेकिन रात को ये मामला हुआ था कि PPP के सदर और साबिक जो अपोजिशन लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अमजद एडवोकेट साहब, उनके साथ शहजाद आगा उनके रुकन असेंबली हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक। तो उसके बाद सिचुएशन यूं की तू है। अब तक ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा का मामला जो है वो टेकल नहीं हुआ है, लेकिन जो PPP की क़यादत है सूबाई वो इस वक्त कमरुज़्ज़मान कायरा के साथ मौजूद है। तो उनकी डिमांड्स क्या हैं अमजद साहब की या शहजाद आगा की? हबीब साहब, ये जो उनकी डिमांड जो है वो क्योंकि यहाँ पर वजीर आला का चुनाव होना है तो उस पर वो लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मुदाखलत की गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके मशवरे पर अमल नहीं किया गया, इस वजह से वो इस पर अपना इस्तीफा जमा कराया। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है कि बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने MPs हैं, जो MLAs, वो कुछ अपना ग्रुप बनाने के चक्कर में? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पिछले दिनों 2 रोज़ कबल राजा आजम खान जो हैं साबिक वजीर तालीम जो PTI के मेंबर हैं, उन्होंने PTI के मेंबर हैं, इस वक्त मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हालांकि वो पार्लिमानी कमेटी के नामजद करदा उम्मीदवार थे वजीर आला के लिए, तो उन्होंने ऐलान किया है कि न मैं PTI का उम्मीदवार हूं और न मैं इमरान खान का नामजद करदा उम्मीदवार हूं, मैं हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा हूं जो पहले से मौजूद था और ये उनका मौक़िफ़ है। जी। तो खालिद खुर्शीद साहब नजर नहीं आ रहे इस पूरे खेल में? खालिद खुर्शीद साहब नाइल होने के बाद जो डिग्री का मामला था उस पर फिर वो अब तक जो मीडिया के साथ न इस हवाले से कोई टॉक की है, ना सामने आ सके हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि PTI की क़यादत जो है वो अब तक जो है ये वजीर आला के चुनाव में कोई मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशारत हुसैन, आप हमारे साथ प्रोग्राम में। हबीब साहब, लगता है कायरा साहब कोई काम दिखा गए हैं। कायरा साहब को पता है उन्होंने क्या करना है। अच्छा। और मैं वजीर आला के कैंडिडेट का नाम भी आपको बता चुका हूँ इसी प्रोग्राम में, हाजी गुलबर साहब, जो हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें ही दूर रखने के लिए थोड़ा सा काम हुआ था। आपको याद है कि असेंबली का इजलास जो था फिर वो बंद हो गया और असेंबली का इजलास भी बड़े लतीफ़े से आपको पता है कि वो ख़त्म किया गया, क्योंकि स्पीकर ने ये सोचा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये सोचा था कि हम फौरी रात को नोटिफिकेशन करेंगे इजलास का, साथ ही करारदाद आ जाएगी, उसके बाद अगले दिन सुबह 3 बजे हम सब बैठेंगे और हम फौरी तौर पर अपना वजीर आला राजा आजम खान को बना लेंगे। अब हुआ ये कि जब असेंबली के कवानीन में इस तरह की गुंजाइश तो थी, लेकिन अदालत भी जाना था, अदालत में ज़ाहिर मामला सुना भी जाना था और फिर उसके बाद होनी थी ना बात, तो कि अदालत कोई हुक्म जारी करती। तो उससे पहले ये किया गया कि उस दिन आप देख रहे थे कि सारे खबरें चल रही थी कि जनाब असेंबली खाली करा ली गई। उसके पीछे क्या इमीडिएट कहानी उस वक्त की क्या थी? जर्नलिस्टों को जाके कहा गया, सब लोगों को, कि जनाब यहाँ पे हमें खबर मिली है, एक मुबैना तौर पर, कितना अच्छा लफ्ज़ है, मुबैना तौर पर यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दी गई है धमाका खेज। अच्छा। और पुलिस आ गई, पुलिस ने आके कहा कि जनाब इस धमाका खेज डिवाइस को हमने क्लियर करना है, तो हमें तो पूरी की पूरी असेंबली खाली चाहिए, सर्च ऑपरेशन करना, सर्च ऑपरेशन करना। तो सबसे पहले उन्होंने असेंबली हॉल को ताले डाले, उसके बाद सब लोगों को निकाल के बाहर रख दिया। स्पीकर साहब से मैंने ये क्वेश्चन किया भी था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये हुआ था मामला उस दिन। अच्छा खैर, उसके बाद फिर खत्म हो गया। अब ज़ाहिर इजलास फिर आगे चला गया।
امجد صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہاں پر وہ اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں. اب بلتستان کا گروپ جو راجہ اعظم خان صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی تقریباً 8-9 لوگ ہیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف چونکہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اب کوئی اس کے دروازے اکھاڑنے کے چکر میں ہے، کوئی اس کے کھڑکیاں توڑنے کے چکر میں ہے، کوئی بلب اتار رہا ہے. تو ظاہر ایک دفعہ جب جماعت بکھر جاتی ہے تو دوبارہ اکٹھا ہونا اس کا کافی مشکل ہوتا ہے. تو قمر زمان کارا صاحب کے لیے سنہرا موقع ہے اس وقت. پیپلز پارٹی کے لیے سنہرا موقع نہیں ہے، گلبر خان صاحب کے لیے. اور گلبر خان صاحب وہ شخص ہیں جو حاجی گلبر ہیں کہ جن کے اوپر PMLN کی وزارت عظمیٰ بھی، یعنی وزیر اعظم کے دفتر سے بھی ان کے حق میں کلمہ خیر کہا گیا ہے. اور یہ کلمہ خیر قمر زمان کائرہ صاحب کو بھی پتا ہے، اور پھر چونکہ ان کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے ہے نہ پیپلز پارٹی سے، تو لہٰذا ایک متفق سے امیدوار بن کے وہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ زرعی انقلاب کے لیے عسکری اور سول قیادت ایک پیج پر کیوں ہے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے پاک فوج کے تعاون سے ملک کو سبز انقلاب سے ہمکنار کرنے کے لیے دور رس اور دیر پا اقدامات کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت گزشتہ روز کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب ہوئی، جس میں گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گرین پاکستان انیشیٹو ملک میں دوسرے سبز انقلاب کا باعث بنے گا. اس سے ملک میں $50 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی اور 40 لاکھ افراد کو اس سے روزگار ملے گا. اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. اس سے پہلے 7 جولائی کو وزیر اعظم اور آرمی چیف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا تھا. لمز کے قیام کا مقصد فوڈ سیکیورٹی کے علاوہ زرعی برآمدات کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ ملک کے اندر کروڑوں ایکڑ اراضی کو زیر کاشت لانا ہے. سوال یہ ہے کہ لمز اپنے اہداف کیسے حاصل کرے گا اور زراعت کے شعبے کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے. سبز انقلاب لانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کتنی ضروری ہے اور کیا اس سے اجناس کی قیمتیں قابو میں رہیں گی اور کیا حکومت کی تبدیلی سے اس پروگرام پر کوئی اثر پڑے گا. اسی پر بات کریں گے چیئرمین فور برادرز گروپ اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سابق سربراہ جاوید سلیم قریشی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید سلیم قریشی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ لمز کیا ہے، کیونکہ نام سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن اور مینجمنٹ سسٹم ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اس میں بنیادی طور پہ تھوڑی سی میں اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پروڈکٹ اس وقت لایا گیا ہے یہ سول گورنمنٹ اور آرمی کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، اور جس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے 1400 ارب روپیہ رکھا ہے. یہ پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے 1400 ارب زراعت کے لیے مختص کیا ہو اور اس کی پرائورٹیز بھی ساتھ سیٹ کی ہو. کہ اس کی پرائورٹیز یہ ہے کہ یہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ان فارمرز میں ہوگا جو اپنی زراعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان فارمر میں ہوگا جو اپنی زراعت کو میکنائز کرنا چاہتے ہیں، ان فارمرز میں ہوگا جو اپنی زراعت کو ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان فارمر کے لیے ہوگا جو اپنی زراعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اس کے لیے پروگرام ڈیولپ کیا ہے مل کے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور آرمی نے، اور انہوں نے ایک اپنی کمپنی بنائی فون گرو کے نام سے آرمی نے، اور ان کو سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے 1 ملین 10 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کے اوپر. اچھا، ہمارے یہاں پہ میڈیاز کے اندر مختلف خبریں جا رہی ہیں کہ شاید کوئی کلٹیویٹڈ لینڈ جا رہی، بالکل نہیں جا رہی. بنجر زمین جہاں پہ آج تک کوئی فصل نہیں لگی وہ ایریا الاٹ کیا گیا ہے، اور وہاں سے پروڈکشن جاوید سلیم قریشی صاحب کون سے علاقے ہیں اور کس کو الاٹ کیے گئے؟ یہ زیادہ تر مطلب آپ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا چولستان کا علاقہ ہے وہاں پہ ان زمینوں کی بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پہ نہ پانی ہے نہ زمین کے اوپر کوئی فصل آج تک لگی ہے، اور ان زمینوں کو آباد کر کے ایک موٹیویشنل پوائنٹ بنایا جائے گا پاکستان کے فارمر کمیونٹی کے لیے. اور اصل میں یہ ایک کارپوریٹ سٹرکچر بنایا جائے گا. کارپوریٹ سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ دونوں چیزوں کی، نہ صرف فصل کو اگاتا ہے بلکہ وہ فصل کو اگانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ کا بھی بندوبست کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں المیہ پاکستان کا یہ ہے کہ
پہلے فصل کم ہوتی ہے, جب زیادہ ہو جائے تو قیمتیں گر جاتی ہیں اور فارمر کو, کسان کو اس کی قیمت نہیں ملتی. تو اب دونوں چیزوں کو, پروڈکشن کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کو بھی یہ کمپنی جو کارپوریٹ سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ اس کو کرتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کارپوریٹ سٹرکچر نہیں تھا کہ جو پروڈکشن کو بھی لک آفٹر کرے اور اس کے بعد اس کو دوسرا مطلب مارکیٹنگ کو بھی کرے. اچھا, اب اس کے بعد میں اگلے سٹیپ پہ آتا ہوں کہ یہ کمپنی, یہ کیوں اس کا خیال آیا گیا کہ فوڈ سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی. اور فوڈ سیکیورٹی کی بات ہوتے ہوتے یہ بات چلی گئی جی کہ اگر فوڈ سیکیورٹی نہیں جو ہے الٹیمیٹلی ہمیں نیشنل سیکیورٹی دے گی. اب فوڈ سیکیورٹی آئے گی کس وقت؟ ہمارے پاس تو ایسا بیج ہی نہیں ہے کہ جو گندم کی پیداوار کو اٹھا کے 40-50 من پہ لے جائے. دنیا اس وقت بیٹھی ہے 70 من کے اوپر. ہمارے پاس ایسا بیج نہیں ہے جو ہماری کپاس کی پیداوار کو اٹھا کے 40 من پہ لے جائے. ہمارے پاس ایسا بیج نہیں ہے جو ہماری تل کی پیداوار کو 25 من کر دے. ہمارے پاس ایسا بیج نہیں ہے جو ہماری سویابین کو 30 من کر دے اور جو ہمارے رائس کو جو ہے 100 من سے اوپر لے جائے. تو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیڈ سیکیورٹی کی ہے کہ اچھا سیڈ کسان کو دیں. میں نے اپنا کل بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کسان کو اچھا سیڈ دے دیں جس کی پیداوار میں اضافہ ہو. تو جاوید صاحب, یہ پھر لمز کہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے؟ جی, لمز کہاں پہ فٹ ہوگا سیڈ کے حوالے سے؟ اچھا جی, جب میں یہ بات کر رہا ہوں جی کہ مارکیٹنگ اور اس کی پروڈکشن سے پہلے کی جو پلاننگ ہے ساری کی ساری, جب یہ تینوں حصے اس کا حصہ بنے گی تو یہ لمز کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ آئے گا. فارمرز بھی آئیں گے جو کرنٹ ہے اس وقت. تھوڑا سا ذرا مجھے اگر کیل بتا لینے دیں یہ بیسک پروجیکٹ پہ, تو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے ایزی ہو جائے گا. اب اس کے اندر یہ جو سارا سٹرکچر جو ڈیولپ ہوا, اب اس کے اندر جب سیڈ سیکیورٹی پہلے لانی پڑے گی. اب ہمارے کسان کے پاس جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ بیج نہیں ہے جس سے وہ پیداوار لے کے اپنے اخراجات کو پورا کرے, تو یہ کمپنی جو اس کا جو حصہ بنے گی سب سے پہلے یہ اس بات کا کیئر کرے گی کہ دنیا میں جہاں اچھا سیڈ موجود ہے اس کو پاکستان میں لایا جائے اور لانے کے بعد اس کو اگایا جائے, اس کی پیداوار کو بڑھایا جائے اور پھر اس بیج کو ملٹیپلائی کر کے ان کسانوں تک پہنچایا جائے جن کی پیداوار کم ہے اور اپنی فصلوں کو یہ جو ہے اس کو پروفیٹیبل بنایا جائے. کل کی میری پریزنٹیشن میں ایک میں نے پیج یہ بھی دکھایا تھا کہ دنیا جہاں پہ کھڑی ہے اگر ہم اس سے ہم اگر 20-25-30% کم بھی پیداوار لیں تب بھی ہماری جو اینول, آپ سوچ کے حیران ہو گئے کہ جو اینول جو بڑھنے سے پیداوار میں انکم میں اضافہ ہوگا 15.84 بلین US ڈالر کا اضافہ ہوگا. 15 سے 16 بلین ڈالر. میں اپنے روپے ارب کی بات نہیں کر رہا. تو جب یہ اضافہ اس کے اندر آئے گا, صرف اضافی فصل کا اضافہ اتنا ہوگا, تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک اکنامیکل بریک تھرو. آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جاوید صاحب کہ یہ خواب ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور کارپوریٹ فارمنگ آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی ایک دفعہ اس کا علم بلند کیا تھا, لیکن اس وقت بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہو پائی تھی. کاشتکاروں کو اس پہ بہت سارے تحفظات تھے. تو اب کیا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے کیا وہ تحفظات ختم ہو گئے؟ جی بالکل, آپ کا صحیح سوال ہے. آپ جہانگیر ترین صاحب نے جو کارپوریٹ فارمنگ کی وہ بیسیکلی ان کا اپنا ایک پرسنل پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے اندر انہوں نے ان فارمرز کو اکٹھا کیا اور ان کی لینڈز کو اکٹھا کر کے ان کی پروفٹیبلٹی انکریز ہوئی. جو دوسرے فارمر ان کے شراکت دار بنے ہیں, اگر آپ ان فارمر سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ بتائیں گے کہ ہمیں جو اس سے پہلے انکم ملتی تھی اس سے زیادہ انکم ان کو مل رہی ہے اپنی فصل کی. لیکن یہ کارپوریٹ فارمنگ جو اس وقت پروجیکٹ ڈسکس میں کر رہا ہوں یا جو ڈسکس ہوا ہے, یہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ جو بنجر زمین مل رہی ہے, اب میں آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر اس بنجر زمین سے اس کو آباد کر کے 6 مہینے کے اندر اور اگلے 1 سال کے اندر آپ کو 500 ارب کی بات کر رہا ہوں, 1 ملین ایکڑ سے اگر 500 ارب نکلے گا تو نیشنل اکانومی میں جائے گا. آپ جب وہ نیشنل, یہ صرف ان زمین سے نہیں کہ اگر وہاں سے نکل سکتا ہے بنجر زمینوں سے 500 ارب, تو سوچیں آپ کے پاس جو اس وقت
क्रॉप्ड एरिया है एक फसल का, वो तकरीबन 3.3 करोड़ है एकड़ेज का। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये होगी तो कैसे होगा? अब इसके लिए भी हमने सजेशन दी, जो आपका क्वेश्चन सलीम साहब, एक और भी तो मसला है ना, इन बंजर जमीनों को आबाद करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी तो उतनी हैवी चाहिए होगी ना। प्राइम मिनिस्टर साहब गैर मुल्की सरमायाकारी की भी बात कर रहे थे। इस वक्त जो हमारे मौशी हालात हैं और जो इस वक्त दुनिया में IMF का प्रोग्राम लेने में ही हमें कितनी मुश्किलात हुई, वो भी हमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला, तो इस सूरत हाल में गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे आएगी? जी बिल्कुल, आपका ये भी सही सवाल है। ऑलरेडी ये आएगी नहीं, ये इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज का दौरा किया और इनके साथ बैठ के पाकिस्तान को एक अपने फूड बास्केट डिक्लेयर किया जा रहा है, और उन्होंने सब ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कल की मीटिंग में बातें हुई, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ PM साहब ने बताया था कि जो $40 बिलियन की बात हो रही है, वो यही इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इसको आगे ले जाने के लिए प्रोजेक्ट दे वांटेड टू लैंड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ऑलरेडी वो इससे ज्यादा का अपनी फूड बास्केट को फिल करने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं। अगर पाकिस्तान से जाएगा तो पाकिस्तान, तो आपको पता है कि उनसे आधे घंटे के फासले पे हम बैठे हुए हैं, चाहे वो समुद्र से जाएं और या किसी और रास्ते से, आधे से 2 घंटे के फासले पे हम बैठे हैं। तो यही आपको याद होगा जावेद साहब के जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था और यही कॉन्सेप्ट आया था कि सऊदी अरब और UAE को हम कुछ ज़मीनें देंगे, सिंध में, खैरपुर में, कुछ हमारा प्रोग्राम था कि हम चुलिस्तान में देंगे, कुछ हम थल में देंगे। तो क्या ये वही पुरानी फाइल है जिसे जिंदा किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पहले जितने कॉन्सेप्ट चले थे उसमें सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट थी, और उसके साथ अगर आइडिया आता था आर्मी की तरफ से तो वो दोनों कलेक्टिवली कोलैबोरेटिव नहीं थे। अब तो हमारी जो आर्मी जो 1 मिलियन एकड़ेज की बात हो रही है कि बंजर जमीन लेके उसको उसने आबाद करके एक शोकेस में लगाना है, और ये वो शोकेस जब लगेगा, मैं बता रहा हूँ कि 1 मिलियन एकड़ेज का तो 500 अरब एनुअल। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो एक साल में 500 अरब आपको निकाल के दे? नहीं, वेरी ट्रू। और ये लेकिन इसके साथ जहां तक मुझे याद पड़ता है, जावेद साहब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इसकी जो टोटल प्रोड्यूस थी वो गारंटीड एक्सपोर्ट थी टुवर्ड्स द कंट्री जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पे। ऐसा ही था नहीं, देखिए अगर आप, और अब भी शायद ऐसा ही है। अगर आप नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, देखो मैं कह रहा हूं कि पिछले जो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी वो एक प्लान, मैं उस वक्त भी इसी बिजनेस में था। जी बिल्कुल, हम भी उसमें बड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो बिजनेस स्वयं कागजी कार्रवाई के अलावा आगे चला ही नहीं था। अच्छा, पहले तो एक बात ज़हन में रख लें, ये कार्बन कॉपी नहीं है। अच्छा, अब इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। उसमें ओनरशिप जो थी पाकिस्तान के पास नहीं थी, इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटली ओनरशिप पाकिस्तान के पास है। अच्छा, और ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन जो उसके बाद मैं जो तीसरी बात समझाना चाह रहा हूँ, ये एक मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, ये मैं स्लाइड आगे कर रहा हूँ कि ये जो क्लस्टर फार्मिंग डेवलप करने लगे हैं ना जी, कि ये जो 8-10 विलेजेस को बुला के ना तो एक क्लस्टर डेवलप होने जा रहा है। अब वहां पे पहले ये कोऑपरेटिव फार्मिंग आएगी, कोऑपरेटिव से कॉर्पोरेट निकलेगा। होता क्या है कि हमारा फार्मर जो छोटा फार्मर है उसको ना बीज सही मिलता है, ना खाद सही मिलती है, ना ज़राअत ब्याज सही मिलती है, ना उसके पास मैकेनाइज्ड है। अब ये सारी चीजें, ना बैंक का लोन प्रॉपर्ली अवेलेबल, आर्थिक के हाथ में फंसा हुआ है। अब जब ये सारी चीजें इस क्लस्टर के अंदर, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, आप हाईलाइट भी उस वक्त कर सकते हैं कि इसके अंदर हमने रखा है कि मोबाइल बैंक भी आएगा, वहां पे मंडी भी होगी। आपकी मंडी में जब हम किसान माल लेके जाते हैं अपनी कमोडिटी, 5 से 8% कमीशन मिलता है। मुझे बताएं दुनिया के किस कारोबार में आप खड़े होकर बोली दें और 8% अच्छा, कुरैशी साहब आपकी भी इस कारोबार में जिंदगी गुजर गई और हमें ये सारी बातें सुनते सुनते हमारी जिंदगी गुजर गई। ये बताएं कि अब क्या ये एक्टिवली जमीन पे हो पाएगा या पहले की तरह सिर्फ एक फाइल बनेगी, प्रेजेंटेशंस बनेंगी और कहीं सर्द खाने में डाल दी जाएंगी? उस वक्त भी
जनरल परवेज मुशर्रफ बड़े ज़ोरों शोर से इस काम पे उतरे थे। यहाँ पे आपको याद होगा बहुत सारी कंपनीज बनी थी पंजाब के अंदर, पैमको बना, ज़रई मरकज़ बना और पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ठप हो गया। सर मैं उस वक्त भी किसी जगह पे मैंने बात की थी, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे भी आप 35-40 साल से इस बिजनेस में हूँ और जानते भी हैं कि ऑनेस्टली जितनी कमिटमेंट के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ अब मैं देख रहा हूँ और काम शुरू हो चुका है। अगली बात मैं ये बताऊं, जो कुछ उनके पास जो अभी जो मिला है उस पे नहीं हुआ, लेकिन जो उनके पास पड़ा था वहां पे फसलें लग चुकी हैं। अच्छा, आगाज और हो पाकिस्तान के अंदर एक आपको जी आगाज हो चुका है इस वक्त। मैं समझता जो उनके पास जो कुछ पड़ा था ना जी, उनको सीधा करके उन्होंने इस साल मार्च के आप बार-बार एक साल की बात कर रहे हैं, आप बार-बार एक साल की बात करें, आउटकम हम एक साल के बाद देख लेंगे इसका? आप एक साल, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपको इस कॉटन क्रॉप को क्लोज होने दें और ये कंपनी जो फोन ग्रो बनी है फिगरें अपने आपके सामने लेके आएगी कि हमने इस 7 महीने के अंदर क्या लगाया था, क्या इन्वेस्ट किया और क्या कमाया। ये पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली और पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं सेव हो सकती जब तक आपने एग्रीकल्चर को नहीं उठाना। ये तो मैं इस बात पे तो दो राय है ही नहीं ना जी। तो इस राय के लिए जो रास्ता जाता है ना, वो रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम सब मिलके एग्रीकल्चर को उठा लें और 100 महीने के बाद देखें 120 दिन के बाद फसल निकल आती है, डॉलर आपकी जेब में आ जाते हैं। इंडस्ट्री नहीं दे सकती, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये हाँ, आपने इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो आपको एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। और ये जो एफर्ट नेक नीति से हो रही है, हमें इस सब को आगे की तरफ लेके जाना और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुकद्दर में खुशहाली है इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया जावेद सलीम कुरैशी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ ब्रेक लेंगे ना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मटन और बीफ के बाद मुर्गी का गोश्त भी अब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया और आज बाजार में मुर्गी का गोश्त 615 रुपये फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि गुज़श्ता साल मुर्गी के गोश्त की कीमत 380 रुपये फी किलो थी। इस्लामाबाद में फी किलो मुर्गी का गोश्त 700 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। यूँ अगर देखा जाए तो एक साल में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 67% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे की वजह सोयाबीन सीड्स की दरामद पर पाबंदी को करार दे रही है। हुकूमत मुर्गी के गोश्त की कीमत को काबू करने में क्या किरदार अदा कर रही है? मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसका तयन किन बुनियादों पर होता है, इसी बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली खान साहब, जो कि पैटर्न इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, फीड की दरामद पर पाबंदी ही वजह है या मामला कुछ और है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो छेड़ा है, आपको और अबू अकरम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि अक्टूबर 2022 तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अच्छा। ऑल ऑफ अ सडन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी को पता तो पहले ही था कि जो सीड है वो सोयाबीन सीड है वो GMO आ रहा है, और जबकि पाकिस्तान में GMO की इम्पोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं थी और ये पॉलिसी कभी भी नहीं थी। और जबकि पाकिस्तान हमेशा से पिछले 15-20 साल से 20-25 लाख टन सोयाबीन सालाना मंगवाता था, उससे ऑयल प्रोड्यूस करता था जो कुकिंग ऑयल और सॉफ्ट ऑयल में इस्तेमाल होता था, और जो उसकी बाकी रेजिडुअल था जो 77-78% होता है, उससे मील बनता है सोयाबीन मील, जो बड़ा हाई रिच इन एनर्जी और अमाइनो एसिड्स वगैरह में होता है, और उससे मुर्गी की खुराक बनती थी। मुर्गी की खुराक के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीजें, एक मकई और एक सोयाबीन मील। आप ये देखें कि आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले आपके पास जो मुर्गी थी वो सबसे महंगा उसका गोश्त होता था, फिर मटन होता था और फिर बीफ होता था। आज मटन 1600-1800 रुपया किलो, बीफ 800 से 1000 रुपया किलो, और मुर्गी वही 200-250 रुपया किलो थी। उसकी वजह ये थी कि ओवर द पीरियड इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मुर्गी को ग्रो करना शुरू किया, कंट्रोल टेम्परेचर फार्म्स पे ग्रो करना शुरू किया, इसकी एफिशिएंसी लेवल्स को इंक्रीज किया, और मुर्गी की कीमत जो है वो लेकिन शहजाद साहब, अचानक अभी आप देखें ना कि मुर्गी की कीमत जो है, अगर इस वक्त मैं यूके की प्राइस लूं, मैं इस वक्त USA की प्राइस लूं और मैं पाकिस्तान की प्राइस लूं,
तो हम तकरीबन तीनों $2 से $3 पर केजी के दरमियान हम फिर रहे हैं। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की वहाँ की इनकम लेवल्स आप जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारी ये प्राइस जो है वो यहाँ तक चली गई कि 600 क्रॉस कर गई? हबीब साहब, मैं ईद की छुट्टियों में मुझे एक दोस्त मिलने आए तो उनकी बेगम साहब भी साथ थी, तो उन्होंने मुझे कहा, भाई इस दफा क्या जुल्म किया आप लोगों ने, ईद पे 2300 रुपए में 2 मुर्गी आई हैं। तो आप यकीन करें कि मुझे शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि हमारी सिर्फ नेग्लिजेंस कह लें, हुकूमत जो है वो उसको सीरियसली इस इशू को नहीं ले रही। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और एफसीआ मिल के एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी चला रही है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने बताया है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो कंज्यूमर है, पाकिस्तान का कंज्यूमर है मुर्गी का, वो 130 करोड़ रुपया रोजाना एडिशनल पे कर है। ये नहीं कि टोटल 130 करोड़ कर है, जो पिछले साल वो आज के दिन खर्चा कर रहा था उससे 130 करोड़ रुपए यानी 1.3 बिलियन रुपीस वो एडिशनल पे कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि उसको ग्रो करने के लिए जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। जो मुर्गी 35 दिन में ग्रो हो रही थी वो 43-44 डेज में हो रही है और खुराक ज्यादा खा रही है। सोयाबीन मील ना। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत का क्या किरदार होता है कीमतों के तायुन में? मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के सेम लॉज हैं एज फार एज जीएमओ एंड नॉन जीएमओ सीड्स आर कंसर्न। अच्छा, जो हुकूमत पाकिस्तान ने जहाज रिजेक्ट किया था कि जी ये बिल्कुल ये यहाँ नहीं उतारने देंगे, और जिस पे हमारे मोहतरम तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा ये कैंसर है और लोग मर जाएंगे, उन्होंने कहा मैं खुद भी नहीं खाता। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया है कि ये बिल्कुल फिट है। अच्छा। और वही जो कार्गो था वो बांग्लादेश गया है, सेम लॉज वाला। अच्छा। और $20 मिलियन का वो खरीदने और बेचने में जो नुकसान है वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो इस इंडस्ट्री से लोग कनेक्टेड हैं उन्होंने वो नुकसान बर्दाश्त किया। अच्छा, तो शहजाद साहब फिर हम लोकली कोई चीज इसका ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क भी हैं और अभी हमने एक लिम्स का नाम से सिस्टम भी हमने राइज किया है जिसमें हम कह रहे हैं बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और 6 महीने साल में। तो हम तो ये एक फसल का मामला है ना, तो वो क्यों नहीं हम बना पा रहे? सर ये फसल देखें, सोयाबीन सीड या हम खुद ग्रो कर लें या हम इंपोर्ट करके कर लें, जिन मुल्कों में ग्रो होता है वहां से ले लें। और आपकी जो रूरल इकोनॉमी है उसमें डेयरी सेक्टर और पोल्ट्री सेक्टर का बड़ा मेजर रोल है। जी बिल्कुल। और आपकी ना डेयरी सेक्टर ग्रो कर सकता है ना आपका पोल्ट्री कर सकता है। डेयरी में भी जो आपकी मिल्क आउटपुट थी वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुई है, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट और खुराक मिलेगी तो वो अपने आउटपुट सही देगी। तो हम यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान कर रहे हैं और बिला वजह कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने हमें कहा अक्टूबर में कि जी चले आप ये जहाज आपको रिलीज कर देते हैं और इसकी लेजिस्लेशन कर देते हैं। 8-9 महीनों से अभी तक उसकी जो लेजिस्लेशन है वो ठीक है, यानी इसके लिए हुकूमत की स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। जब विल होगी तभी काम सीधा हो सकेगा, मामला सीधे हो सकेंगे। और इंपोर्ट खोलनी पड़ेगी, सोयाबीन की इंपोर्ट खोलनी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अली खान साहब, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।